नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी BSc कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सावन बनाने की विधियों के बारे में बताएंगे कि सावन बनाने की कौन कौन विधियां हैं और किस विधि द्वारा सावन किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये हमारी सावन टॉपिक की दूसरी वीडियो है, यानी पार्ट दूसरा। इसके पहले सावन की पहली वीडियो यानी पार्ट पहले में हमने सावन का पूरा बेसिक नॉलेज बताया था, सामुन की डेफिनेशन बताई थी, इसके सूत्र बताए थे, सामुनीकरण बताई थी, सामुनीकरण क्या होता है, सामुनीकरण की परिभाषा बताई थी और इसके समीकरण बताए थे। तथा आज इस पार्ट में हम आप लोगों को सामुन बनाने की विधियां बताएंगे और इसके अगले पार्ट में हम सामुन की स्वच्छीकारक क्रिया बताएंगे। हम जानते हैं सामुन चाहे नहाने वाला हो या कपड़े धोने वाला हो, सामुन के द्वारा सामुन का यूज सफाई कार्यों में किया जाता है। जब हम गंदे कपड़ों में साबुन लगाते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार साबुन से द्वारा कपड़े साफ होते हैं या साबुन और कपड़े के मध्य कैसी क्रिया होती है कि साबुन के द्वारा कपड़ों को साफ किया जा सकता है और इसे बोलते हैं साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, जो हम इसके अगले नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा सामुन टॉपिक 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट फर्स्ट सामुन का पूरा बेसिक नॉलेज, डेफिनेशन, सामुनीकरण क्या होती है। पार्ट सेकंड सामुन बनाने की विधियां और सामुन की विशेषताएं बताएंगे आज पार्ट सेकंड में। और टाइप ऑफ सामुन, सामुन के प्रकार, सामुन कितने प्रकार के होते हैं ना, सामुन 6-7 प्रकार के होते हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और पार्ट तीसरा सामुन की स्वच्छीकारक क्रिया। और यदि आप इन सभी वीडियो को लगातार एक क्रम में देखें, पहले पार्ट पहला, फिर पार्ट दूसरा, फिर पार्ट तीसरा, तो आप लोगों का सामुन टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमने अपने वीडियो में सामुन को या सामुन टॉपिक को बड़ा बेसिक और इजीली डिफाइन करने की कोशिश की है तथा सामुन के सभी टॉपिक को अर्थात सामुन की सभी टॉपिक या इससे संबंधित सभी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश की है ना, कि कोई भी टॉपिक इसका रह ना जाए। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज का टॉपिक क्या है, सावन बनाने की विधियां। तो अब देखते हैं सावन बनाने की विधियां। तो सावन बनाने की विधियां देखें, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉस। सावन बनाने की विधियां कैसे। तो सावन बनाने की विधियां अभी हमने बताई थी, मुख्य रूप से 3 विधियों सावन बनाया जाता है। पहली है ठंडी विधि, दूसरी है गर्म विधि, इसे एक नाम और होता है इसका, या कौथन विधि। तीसरी है आधुनिक विधि। तो इन तीनों को देखो, जल्दी से थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग कर दे ताकि हमें पता चले सावन रियलिटी बनाए कैसे जाते हैं। तो पहले देखें नंबर फर्स्ट ठंडी विधि। ठंडी विधि में क्या करते हैं, हम जानते हैं सावन बनाने के लिए हमें उच्च वसा अम्ल लेने पड़ेंगे। उनकी विधि उसकी क्रिया कैसे करानी पड़ेगी, NaOH या KOH से करानी पड़ेगी ना। ये 2 चीज, इसीलिए हमने सामुनीकरण टॉपिक में इन चीजों को क्रिया कराने में विशेष जोर दिया था कि किसी विधि में नहीं क्रिया कराएंगे और इनकी क्रिया करा के सावन बनाना ही सामुनीकरण शॉपिंग कहलाता है ना। तो ठंडी विधि में क्या करते हैं, उच्च वसा अम्ल और तेल एक बर्तन या पात्र में लेकर इन्हें 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ना। मतलब हम क्या करेंगे, उच्च वसा व तेल को कितने का 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म किया जाएगा तो उच्च वसा या तेल, उच्च वसा व तेल, वसा या तेल, क्योंकि वसा व तेल एक ही रूप होते हैं, तेल का ही अर्थ कोश रूप वसा हो जाता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे।
और गर्म करने के बाद इन्हें धीरे धीरे चलाते जाएंगे और इनमें आवश्यकता अनुसार क्या डाल देंगे, NaOH या KOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। हमने आवश्यकता अनुसार क्यों, हमने उच्च वसा या तेल की कितनी मात्रा ली है, हमने जितनी मात्रा ली होगी उसी अनुपात में डालेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कम ले बहुत ज्यादा डाल दें, या ये बहुत ज्यादा ले बहुत कम डाल दें। आवश्यकता अनुसार जिस अनुपात में लिया उस अनुपात में डाल देंगे। इन्हें जब डालेंगे तो अब मिश्रण को गर्म करते हैं, जब गर्म कर रहे हैं तो इन्हें धीरे धीरे डालेंगे और मिश्रण को चलाते जाएंगे और इन्हें अच्छे से मिश्रित कर लेंगे। इसके पश्चात इसमें क्या डालते हैं, जब इतना काम हो जाएगा तो इसमें डालें और फिर इनमें सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 या मैदा पूरक पदार्थ के रूप में डाल देते हैं। पूरक पदार्थ मतलब एक प्रकार से इनका कोई काम नहीं है, केवल वजन बढ़ाने की, अर्थात जो साबुन बना रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में साबुन बन जाए तो इनका वजन बढ़ाने की इसमें सोडियम सिलिकेट जिसका सूत्र होता है Na2SiO3 या मैदा डाल देते हैं। जब मैदा डालेंगे तो जब इन्हें मिलाते जाएंगे तो मिक्सचर को लगातार अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। और जब ये अच्छे से मिल जाते हैं, अच्छा मिश्रण तैयार होता है तो गर्म करना बंद कर देते हैं। और जब अच्छे से मिल जाता है तो इस प्रकार इन तीनों क्रिया से हमारा साबुन का विलयन प्राप्त हो जाता है जो पिघली हुई अवस्था में होता है। अब इसे मतलब ठंडा ना हो पाए और इन्हें साँचों में जिस आकार साबुन बनाना है उस आकार साँचों में इन्हें भर दिया जाता है और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर ये जम जाते हैं और 24 घंटे में हमें साबुन तैयार होता है। मतलब इन्हें जमने के लिए 24 घंटे टाइम लगता है और 24 घंटे में क्या हो जाता है, साबुन प्राप्त हो जाता है। ये साबुन बनाने की एक इसमें छोटे स्तर मतलब कम मात्रा में साबुन बनाया तो छोटे स्तर में इस विधि को यूज कम करते हैं। और इसके द्वारा साबुन कैसे बनाते हैं हम, मतलब साधारण साबुन कपड़े धोने के साबुन बनाए जाते हैं, क्योंकि इस विधि में दोष पाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि का दोष होता है। और दोष क्या होता है, जब उसमें साबुन बनाते हैं तो अभी हम क्या बोला था, अभी अपन ने ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल और जो इसमें थोड़ा तेल वगैरह होते हैं और जो इसमें क्या होते हैं, क्षार होते हैं जो इसमें क्रिया में निकलते हैं। क्योंकि NaOH क्षार निकलेगा तो वो क्या होते हैं, इस साबुन के साथ ही मिले रहते हैं, वो अलग नहीं होते। तो मतलब साबुन साथ मिले रहते हैं तो इसकी क्वालिटी कैसे कम होती है और इस साबुन को हम कपड़े धोने में की करते हैं ना। तो हमने क्या बोली थी कि अलग अलग प्रकार साबुन बनाने के लिए, अलग अलग कोटि साबुन बनाने के लिए हम अलग अलग विधि का उपयोग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ठंडी विधि द्वारा कैसे बनाते हैं, इसमें कम स्तर में छोटे स्तर में साबुन बनाए जाते हैं। कैसे, कपड़े धोने वाले मतलब साधारण साबुन बनाते हैं। सिंपल विधि है, उच्च वसा या तेल की क्रिया से करानी तो उच्च वसा तेल को एक बर्तन या पात्र में लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो चलाते ही उसमें NaOH या KOH की आवश्यक मात्रा डाल देते हैं। जब मिश्रण में इन्हें डालेंगे, चलाते जाएंगे तो जब अच्छे से मिल जाएगा तो इसके बाद इनका वजन बढ़ाने के लिए सोडियम सिलिकेट या मैदा को पूरक पदार्थ के रूप में डाल देंगे और इसे फिर चलाते जाएंगे। जब मिश्रण अच्छे से मिश्रित हो जाएगा, अच्छे तैयार हो जाएगा, गर्म करना बंद कर देंगे। गर्म करने के पश्चात इसे साँचों में भर देंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडे होने में जम जाएंगे और हमारा साबुन तैयार हो जाएगा। इन्हें जमने की 24 घंटे टाइम चाहिए, क्योंकि इस विधि में दोष होता है, इसमें ग्लिसरॉल, तेल, क्षार आदि साबुन साथ ही मिले होते हैं। इस प्रकार प्राप्त साबुन का उपयोग, इसीलिए इस प्रकार प्राप्त साबुन को कपड़े धोने में करते हैं और इन्हें बोलते हैं कपड़े धोने का साबुन। अब अगली देखते हैं हम गरम विधि। गरम विधि क्या होती है ना, और गरम विधि की बात की जाए तो ये विधि बहुत शॉर्ट में होती है। ये थोड़ी इस विधि की जो प्रक्रिया थोड़ा इससे क्या होती है, बड़ी होती है। तो अब दूसरी देखते हैं गरम विधि क्या होती है। तो दूसरी हमारी गरम विधि। गरम विधि का यूज क्यों किया गया या फिर इस विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्योंकि ठंडी विधि में कुछ दोष होते हैं। जैसे इसमें जो ग्लिसरॉल बनता है, क्षार बनता है, और ग्लिसरॉल, क्षार और जो तेल होते हैं वो क्या होते हैं, साबुन के विलयन के साथ ही मिले होते हैं, अर्थात वो उससे अलग नहीं हो पाती, जिससे बनने वाला साबुन कठोर होता है और उनका यूज हम कपड़े धोने में कर पाते हैं। तथा इस विधि द्वारा जो साबुन बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनका छोटे स्तर में ही मतलब कम मात्रा में साबुन बना पाते हैं और साबुन बनाने के साथ साथ जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो क्या बोला जाए प्रकार से, इस विधि के दोष को दूर करने के लिए मतलब उच्च स्तर में साबुन बनाने के लिए, या फिर बोला जाए इस विधि द्वारा व्यापारिक स्तर में साबुन बनाए जाते हैं। तथा व्यापारिक स्तर में या फिर बड़े स्तर में साबुन बनाने के लिए, उच्च क्वालिटी के साबुन बनाने के लिए, और जो साबुन में इसमें पदार्थ मिले रहते हैं उन पदार्थों को इससे अलग करने के लिए नई विधि का उपयोग किया जाएगा और इस नई विधि को बोलते हैं गरम विधि।
इसे ठंडी विधि गर्म विधि नाम क्यों लिया गया? क्योंकि जो उच्च वसा और तेल होते हैं वो ठंडे ठंडे तेल वसा ही लिए जाते हैं और इन्हें पिघलाने के लिए इन्हें 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। लेकिन इस विधि में उच्च वसा या तेलों को अपनी पिघली हुई अवस्था में लेते हैं। पिघली अवस्था मतलब पहले से ही इन्हें गर्म करके लिया जाता है। तो क्योंकि इसमें उच्च वसा और तेल ठंडी जैसे ठंडी रूप में यूज किए जाते हैं तो ठंडी विधि बोला गया, नाम दिया गया। इसमें उच्च वसा या तेल अपनी पिघली हुई अवस्था मतलब गर्म अवस्था में लिए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं गर्म विधि। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें उच्च वसा या तेल लेंगे, वो क्योंकि अपनी पिघली हुई अवस्था में होते हैं तो पिघली हुई अवस्था में जब होंगे तो उन्हें गर्म नहीं करना पड़ता। इसमें 10% कास्टिक सोडा NaOH या फिर 10% KOH का मात्रा आवश्यकता अनुसार मिला दिया है ना, और 10% KOH या NaOH की मात्रा आवश्यकता अनुसार मिला देने के पश्चात इन्हें भाप के द्वारा गर्म करेंगे। क्योंकि पहले से पिघली हुई अवस्था में तो ज्यादा गर्म न करके भाप के द्वारा इस मिश्रण को गर्म किया जाएगा और तब तक गर्म किया जाएगा जब तक ये उबलने ना लगेंगे। जैसे ही हमारा मिश्रण उबलना प्रारंभ हो जाएगा तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्सचर हो चुका है और हमारा सामुन तैयार हो गया है और यहीं पर हमारी सामुनीकरण की विधि पूरी हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। अशुद्धियां मतलब जो क्षार है, तेल है या फिर क्षार है, तेल है, ग्लिसरॉल है, वो सब क्या होगा इस मिश्रण में उपस्थित है जैसे इसमें था। तो इसमें उन्हें अलग करने के लिए थोड़ी आगे प्रक्रिया अपनाते हैं और इसमें क्या डाल देंगे हम, नमक का चूर्ण या फिर कोई संतृप्त विलयन डाल दिया जाएगा। संतृप्त विलयन वही संतृप्त पदार्थ का कोई विलयन, संतृप्त पदार्थ जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, असंतृप्त डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कोई संतृप्त पदार्थ का विलयन या फिर नमक का चूर्ण डाल दिया जाएगा। नमक का चूर्ण डालने से जो सामुन होता है वो नमक में अविलेय होता है, जिससे वो क्या करेगा, नमक के मिश्रण से अवक्षेपित होगा। क्योंकि वो उसमें अविलेय होगा तो अवक्षेपित होकर इस मिश्रण में ऊपर ही तैरता रहेगा और जब ऊपर तैरता रहेगा तो हम उसे आसानी से पृथक कर देंगे। और जो विलयन शुरू में हमारा था जिसमें हमने और सब चीज मिला दी थी, उस विलयन के नीचे तली में कौन ग्लिसरॉल, और चूंकि इसमें सोडियम NOH लिया या फिर KOH लिया तो सोडियम और नमक डाल दिया तो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड भी बनेगा क्रिया करके वो, और ग्लिसरॉल और क्षार जो होते हैं नीचे तली में एकत्र हो जाते हैं। इससे अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और सामुन जो होता है मिश्रण ऊपर तैरता रहता है, इसे अलग कर लिया जाता है। अब सामुन जब अलग कर लिया जाता है तो जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को लाई बोलते हैं, उसके द्वारा ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है व्यापारिक स्तर में। व्यापारिक स्तर में उस अशुद्धि के मिश्रण से भी ग्लिसरॉल निकाल दिया जाता है जो उपयोगी होता है और उस मिश्रण से ग्लिसरॉल अलग कर लेंगे। सामुन का जो अलग कर लिया था उसे एक अलग बर्तन में ले लेंगे ना, एक अलग बर्तन या होज में उस मिश्रण को ले लिया जाएगा और पानी के साथ उसे उबालेंगे। पानी के साथ उबालने के पश्चात अब उस मिलियन में अब पानी के साथ जब उबालते हैं तो भापी के द्वारा उबालेंगे ना, भाप के द्वारा पानी के साथ थोड़ा उबालेंगे उसमें, तो इस मिश्रण को जो पानी के साथ तो थोड़ी से पानी से पानी की थोड़ी सी मात्रा के साथ उबालते हैं। अब उसमें क्या करेंगे, इसमें भी वजन बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट इस विधि में लाते हैं या बोरेक्स डाल देंगे या स्टार्च डाल देंगे, टेल्क डाल देंगे। क्योंकि हमने बना रहे हैं तो कितना बनाएंगे हम, क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं तो एक खोज बर्तन आकार हुआ तो नहीं बना पाएंगे। व्यापारिक स्तर तो बहुत ज्यादा सामान हमें बनानी मतलब अब वहां पर बनाने की आवश्यकता होती है क्योंकि यूज होता है, तो बनाने के लिए इसमें भी क्या डाल देते हैं, इसका वजन बढ़ाने के लिए अन्य पदार्थ डाल दिए जाते हैं। जब अन्य पदार्थ मिलाएंगे तो उसे अच्छे से मिलाने के लिए भाप के द्वारा गर्म करते जाएंगे और तब तक गर्म करेंगे और चलाते जाएंगे जब तक ये अच्छे से मिश्रण मिल ना जाए। और साथ ही साथ जब ये पदार्थ डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा रंग और सुगंध भी डाल दी जाती है कि हमारा रंगीन मतलब अलग अलग रंग के साबुन प्राप्त हो। जैसे मार्केट में अलग अलग रंग के साबुन आते हैं, सुगंध भी अलग अलग होती है, सारे डाल दिए जाएंगे। भाप के द्वारा गर्म करेंगे, जब अच्छे से मिल जाएंगे तो गर्म करना बंद कर देंगे और हमारा साबुन का व्यंजन तैयार हो जाएगा। और साबुन के विलयन तैयार होने के पश्चात हमें जिस साँचे में जिस आकार के साबुन बनाने हैं उसी आकार के साँचों में साबुन के गर्म विलयन को भर दिया जाएगा। साबुन के गर्म विलयन को भरे ताकि ठंडा ना हो पाए और भरने के पश्चात उसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हमारा साबुन जम जाएगा और हमारा साबुन तैयार हो जाएगा। पहली चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि हमें इसे किसी अलग आकार में करना हो, उस आकार के साँचे नहीं है तो पूरे विलयन को ही ठंडा होने देंगे।
जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आवश्यकतानुसार आकार की बट्टियां काट भी ली जाती हैं। साँचा होगा तो काम चल जाए, क्योंकि सामान तो देखा हो अलग अलग प्रकार के आते हैं, इस प्रकार साँचा नहीं है, कोई हम अलग प्रकार सामान बनाना चाहते हैं उसका साँचा नहीं, तो पूरे बिलियन को ठंडा होने के पश्चात क्या करेंगे, जब ठंडा हो जाए तो उस आकार की बट्टियों में काट लिया जाता है और कागज और पन्नी में उसे पैकिंग करके यूज कर लेते हैं। इस प्रकार इस विधि द्वारा भी सामान तैयार हो जाते हैं। यदि इस विधि को पॉइंट द्वारा देखें तो क्या करते हैं हमारे, जिसमें वहां देखा था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में क्या लेंगे, उच्च बसा या तेल। क्योंकि उच्च बसा तेल पिघली हुई अवस्था में लेते हैं, तो पिघली हुई अवस्था में लेंगे तो मतलब इसमें क्या बोले, गर्म करने का सत्य नहीं है। हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, इसमें हम क्या डाल देंगे, 10% है ना। तो हमारा दूसरा स्टेप अगले इसके बाद होगा कि इसमें ऐसा लेंगे है ना, कि अगले स्टेप में पहला ये हो जाएगा, फिर इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें 10% NaOH सोडियम का लवण बनाना या फिर KOH डाल देंगे और इन्हें क्या करेंगे हम, अब भाप के द्वारा गर्म करेंगे। भाप के द्वारा क्या करना, हमें गर्म करना है। जिससे हमारा क्या हो जाएगा, सामान तैयार हो जाएगा। सामान तैयार होने के पश्चात इसमें अब क्या करते हैं, ऐसी अशुद्धियों दूर करने के लिए इसमें नमक का चूर्ण, नमक का चूर्ण या क्या बोल दिया जाए, डाल देंगे हम कुछ संतृप्त विलयन डाल देंगे। और संतृप्त विलयन डालने के पश्चात जब डालेंगे तो साबुन क्या होगा, इसमें तेलता रहेगा और अलग कर लेंगे। और साबुन तेल जब अलग कर लेंगे तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाए हमें, साबुन के विलयन को अलग कर लेंगे। इसका अगला स्टेप होगा साबुन के विलयन को अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे तथा शेष बचा मिश्रण क्या कहलाएगा, लाई कहलाएगा। जिससे क्या कर लेते हैं, जिससे हम व्यापारिक स्तर में ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं ना। अब जो साबुन का विलयन अलग कर लिया था, फर्स्ट स्टेप दे दो, पहले स्टेप में इतना, 2 स्टेप में पूरी विधि होती है, इसे बोल दिया जाए फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप में हमारा इतना काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, साबुन की विलयन, हमारा साबुन जो विलयन अलग कर लिया था उस साबुन की विलयन को साबुन के विलयन को जल के साथ उबालते हैं, थोड़ी सी जल के साथ उबालते हैं। जब जल के साथ इसे उबालेंगे तो फिर अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसे भार बढ़ाने के लिए क्या डाल दो, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 या बोरेक्स डाल दो या स्टार्च डाल दो या टैल्क डाल दो, टैल्क है ना। और इतना डालने के बाद इसमें थोड़ा सा क्या डाल सकते हैं हम, रंग या सुगंध भी डाल देते हैं, या नहीं रंग भी डाल दो, थोड़ा सा क्या डाल दो, सुगंध मिला देते हैं, रंग व सुगंध मिला देते हैं, जिससे हमें रंगीन साबुन और रंगीन व सुगंधित साबुन प्राप्त हो जाती है। फिर इस विलयन को अपने साँचे में भरकर ठंडा कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं, तो अपने इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार जिस आकार का हमें बनाना उस आकार की पट्टी काट ली जाती है, पैकिंग कर देती है, साबुन तैयार हो जाती है। मोस्टली जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी लाई, जो ये लाई बताया था हमने कि हमें शेष बचा हुआ लाई कहलाता है। लाई में कौन कौन होगा, तो क्योंकि सोडियम में पहले से उपस्थित के क्या डाला, नमक डाला, तो नमक जब डालेंगे तो इसमें क्या NaCl सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा और ग्लिसरॉल के थोड़ा तेल रहेगा और क्षार मतलब क्षार भी उपस्थित है इसमें ना। तो ये सब मिश्रण क्षार, ग्लिसरॉल और तेल के साथ क्या बोल दिया जाए इसमें
सोडियम क्लोराइड ना, और ये सब भी लाई में क्या होता है, उपस्थित होता है। लाई इन चीजों का मिश्रण होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे जल के साथ दोबारा क्यों उबालते हैं, दूसरे विलयन में लेकर जल के साथ थोड़ा इसलिए उबालते हैं ताकि जो शेष बचा हुआ नमक या क्षार है वो भी अलग हो जाए। तो पहले दूसरे विलयन जब लेते हैं होज में तो उसे थोड़ा जल के साथ उबालेंगे ताकि शेष बची हुई अशुद्धियां दूर हो जाए, और फिर इसमें भार बढ़ाने वाले पदार्थ डाल देंगे, और भार बढ़ाने पदार्थ डालने के पश्चात गर्म करके अच्छे से मिल जाए, जब अच्छे से मिश्रण हो जाएगा तो हमारा साबुन तैयार हो जाएगा, उसे ठंडा कर लेंगे ना। ये थी हमारी दूसरी विधि। अब देखते हैं तीसरी विधि, आधुनिक विधि क्या होती है। तो अब देखते हैं साबुन बनाने की तीसरी विधि यानी आधुनिक विधि। जिसे मॉडर्न प्रोसेस भी बोलते हैं। मॉडर्न प्रोसेस। इस विधि में क्या करते हैं, तो साबुन बनाने की आधुनिक विधि में वसा या तेल का गर्म भाप के द्वारा H2SO4 या जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है। इसका जल अपघटन करने पर वसा अम्ल उत्पन्न होते हैं। ये वसा अम्ल हल्के होने के कारण जल के ऊपर तैरते रहते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। इन्हें अलग करने के पश्चात जो विलयन शेष बचता है उस विलयन को मीठा जल बोलते हैं, और उस मीठा जल से ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। और जो हमने वसा अम्ल को अलग कर लिया है, तो चूंकि उसमें जो वसा होती हैं जल अपघटन से प्राप्त हुए हैं वो अम्ल के रूप में होते हैं, तो उन अम्लों को उदासीन करने के लिए जिस मात्रा में वो वसा अम्ल होते हैं उसी मात्रा के अनुरूप उस विलयन की क्रिया या उसकी क्रिया क्षार से करवा देते हैं, क्षार विलयन से करवा देते हैं। क्षार विलयन से वसा अम्ल की क्रिया कराने पर हमें एक उदासीन विलयन प्राप्त होता है जिसे साबुन कहते हैं, अर्थात हमें साबुन विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब इस साबुन के गर्म विलयन को जिस आकार के साबुन बनाने हैं उन आकार के साँचों में भर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर ये साबुन जम जाता है, और जमने के पश्चात जमने के बाद साबुन तैयार हो जाता है। ये विधि साबुन बनाने की ये विधि सरल और सस्ती होती है, अर्थात ना ज्यादा बड़ी होती है, छोटी विधि होती है, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ता और सस्ती होती है, तो इस विधि का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। मेन पॉइंट है जो दूसरी विधि थी जिसे गर्म विधि बोलते हैं, उसमें जब साबुन की विलयन को अलग किया जाता था तो जो शेष विलयन बचता था उसे क्या बोला था, लाई बोलते हैं। उसमें क्षार, वसा तेल और ग्लिसरॉल मौजूद होता है, ग्लिसरॉल उपस्थित होता है। ग्लिसरॉल, वसा तेल और क्या क्षार की विलयन को ठंडी विधि में क्या बोलते हैं, लाई नाम दिया गया था। उस लाई से भी ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है, और व्यापारिक स्तर में ग्लिसरॉल इसी प्रकार बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, अर्थात साबुन बनाने की विधि द्वारा ही ग्लिसरॉल प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि में जब साबुन की विलयन को अलग कर लेते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे मीठा जल बोलते हैं। मीठा जल इसी बोलते हैं, इसमें ग्लिसरॉल उपस्थित होता है, और जो ग्लिसरॉल उपस्थित होगा उसकी प्रकृति एल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, स्वाद मीठे होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मीठा जल बोल दिया जाता है, और इससे भी ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। और एक चीज मोस्ट चीज है, ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जा सकता है, जब भी साबुन बनाते हैं साबुन बनाने में क्या बनता है, साबुन के साथ क्या बनता है, दूसरा पदार्थ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस विधि को भी हम स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, नंबर फर्स्ट होगा वसा या तेल का अति तृप्त यानी गर्म, अति तृप्त मतलब अति गर्म, क्या लिखते हैं, अति गर्म भाप के द्वारा किसकी उपस्थिति में, तो भाप के द्वारा जिंक ऑक्साइड या H2SO4 ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं।
आदि उपपेय की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल अपघटन किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या करते हैं हम इसमें, जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनते हैं, वसा अम्ल प्राप्त होता है। फिर आगे इसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, जब वसा अम्ल प्राप्त हो जाएगा तो जो शेष बचा विलयन, शेष बचा विलयन क्या कहलाता है, मीठा जल कहलाता है, मीठा जल कहलाता है। जिससे क्या प्राप्त करते हैं हम, जिससे हम ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं, जिससे ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। और लास्ट चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि वसा अम्ल की क्रिया क्षार विलयन की परिकलित मात्रा से कराने पर क्या बनते हैं, साबुन बनते हैं या फिर साबुन का विलयन प्राप्त होता है। और इस साबुन के विलयन को जिस साँचे साबुन बनाने उसमें भर के ठंडा करते हैं, जिससे साबुन क्या हो जाता है, जमने के ठंडा करने के पश्चात जम जाता है और उसकी पैकिंग कर देते हैं ना। तो ध्यान देना, लाई क्या होता है, अभी लाई हम बता चुके थे। लाई में एक चीज है ना, लाई कहाँ प्राप्त होता है, सेकंड विधि में, ठंडी गर्म विधि में। और लाई में कौन कौन होता है, ग्लिसरॉल प्लस तेल प्लस क्षार, है ना। जिसमें क्षार, तेल और ग्लिसरॉल होते हैं वो कहाँ होते हैं, लाई में होते हैं। और सोडियम क्लोराइड भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है ना, मेन चीज। मीठा जल किसे बोलते हैं, तो इसमें जो हमारा तीसरी विधि है, तो तीसरी विधि में कौन कौन होगा, ग्लिसरॉल। तो मीठा जल में क्या बोल दिया जाए, ग्लिसरॉल रहेगा, और प्लस ग्लिसरॉल के साथ कुछ मात्रा में इसमें भी तेल रहेगा, है ना। तो और जल की मात्रा तो विलयन है पानी का, जल अपन तो थोड़ा सा जल भी रहेगा, है ना। तो थोड़ा तेल जल और क्या रहेगा इसमें ना, तो मीठा जल में ग्लिसरॉल तेल प्लस जल रहेगा। तो मीठा जल, ये मीठा जल इसमें प्राप्त होता है तीसरी विधि में, और लाई होता है दूसरी विधि में। और इन दोनों से व्यापारिक स्तर में क्या प्राप्त करते हैं, दोनों से ग्लिसरॉल प्राप्त किया जाता है। और जो पहली वाली विधि थी उससे निम्न कोटि के कपड़े धोने के साबुन बनाए जाते हैं। दूसरी वाली विधि है उसका व्यापारिक स्तर में, ज्यादा व्यापारिक स्तर में साबुन किस बनाए जाते हैं, गर्म विधि द्वारा। और सबसे सस्ती सरल विधि कौन सी होती है, आधुनिक विधि, क्योंकि नाम ही आधुनिक विधि, मॉडर्न प्रोसेस। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा विधि जिसको उपयोग में लाई जाती है, आधुनिक विधि उपयोग में लाई जाती है। तो ये हो गई साबुन बनाने तीनों विधियां। नंबर एक ठंडी विधि, नंबर दूसरी गर्म विधि जिसे क्वथन विधि भी बोलते हैं, और क्वथनांक होता है तो उसी के आधार पर क्या नाम दे दिया, उसे क्वथन विधि के नाम दे दिया गया। और तीसरी आधुनिक विधि, है ना। तो अब तीनों विधि हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखते हैं साबुन की विशेषताएं, साबुन की विशेषताएं कौन कौन होती हैं। तो अब देखते हैं एक अच्छे साबुन की विशेषताएं, कि एक अच्छे साबुन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। तो यदि एक अच्छे साबुन की विशेषताओं या फिर गुणों की बात की जाए, अर्थात क्वालिटीज ऑफ ए गुड सॉप, कि एक अच्छे साबुन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो निम्न हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, तो नंबर फर्स्ट है कि जो एक अच्छा साबुन है इसमें मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए। मतलब जो क्षार है वो मुक्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। यदि उसमें मुक्त क्षार पाया जाएगा तो वह उसकी स्वच्छीकारक क्रिया, अर्थात जब वो जल के साथ क्रिया करके झाग बनाएगा तो उसकी क्रिया को प्रभावित करेगा और उससे अधिक झाग प्राप्त नहीं होगा, या फिर वह साबुन अधिक झाग नहीं देगा। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर दूसरा है जो एक अच्छा साबुन है वो अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, तो अपन लिख भी दें तो नंबर पहला क्या था, मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा अल्कोहल में विलेय, अल्कोहल में
बिलीव होना चाहिए। नंबर तीसरा क्या उसमें, अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। और लास्ट क्या है, ये चटकना नहीं चाहिए, ये चटकना नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। इसके अलावा एक दो विशेषताएं हो रहे हैं, इसकी स्वच्छीकारक क्रिया आसान होना चाहिए। और छठवां लास्ट है, ये जल के साथ अधिक झाग देना चाहिए या अधिक झाग उत्पन्न करना चाहिए, अधिक झाग उत्पन्न करना चाहिए या अधिक झाग देना चाहिए फिर अधिक झाग बनना चाहिए। यदि इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करें, पहला क्या बताया ना, पहला इसमें मुक्त क्षार नहीं, मतलब जो क्षार है वो मुक्त अवस्था में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जो होगा वो सॉरी साबुन होगा वो जल के साथ अच्छे क्रिया नहीं करेगा। वैसे भी जो साबुन होता है तो जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। तो मृदु जल के साथ साबुन क्या करता है, क्रिया करता है और झाग बनाता है, तथा कठोर जल के साथ साबुन क्रिया नहीं करता और ना ही झाग देता। इसलिए कठोर जल के साथ जब साबुन फेल हो जाते तो उनके लिए अपमार्जक डिटर्जेंट का आविष्कार किया गया। तो ये मुक्त जल के साथ यदि इसमें ज्यादा क्षार होगा तो ये मुक्त जल के साथ भी आसानी से झाग नहीं देगा और देगा तो कम मात्रा में देगा। दूसरा पॉइंट है ये अल्कोहल विलेय होना चाहिए। अल्कोहल विलेय मतलब इसमें थोड़ा तेली पदार्थ होना चाहिए ना, यदि होगा तो ये अल्कोहल विलेय हो जाएगा। जैसे अल्कोहल क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक है ना, अल्कोहल ROH ईथर ये सब कार्बन विलायक होते हैं, तो इसे कार्बन विलायक में भी विलेय होना चाहिए। अगला है इसमें 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अगला है ये चटकना नहीं चाहिए, प्रयोग करेंगे कि चटक जाएगा तो फिर भी अच्छे से कार्य नहीं करेगा। मतलब इसमें जो इसे जब चटकेगा, जब साबुन बनाते हैं और साबुन की विलयन को यदि अधिक ताप तक अच्छे से उबाला नहीं जाए, या फिर साबुन बनाते समय और अच्छे पदार्थ मिलाते हैं और इसे अच्छे से उबाल कर जो इसका मिश्रण है उसमें सारे पदार्थों को अच्छे से मिश्रित ना किया गया हो, या ये अपने गलनांक ताप तक अच्छे से उबला ना हो, तो प्रयोग करने पर इससे बने साबुन क्या होते हैं, चटकने लग जाते हैं। तो मतलब एक अच्छा साबुन चटकना नहीं चाहिए ना। इसकी स्वच्छीकारक क्रिया आसान होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो साबुन, अब हम अच्छे साबुन की परिभाषा पढ़ रहे हैं, विशेषताएं क्वालिटी किसकी पढ़ रहे हैं, एक गुड सोप, मतलब साबुन तो कई प्रकार के होते हैं, अच्छे साबुन में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, पेपर में एक अच्छे साबुन की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो मतलब क्या है इसकी स्वच्छता क्रिया, ये अच्छा साबुन मतलब जब गंदे कपड़ों में लगाएं तो मतलब आसानी से झाग दे दे और कपड़े भी साफ करने में मतलब ज्यादा मतलब कपड़े भी अच्छे साफ हो जाएं। और स्वच्छीकारक क्रिया मतलब ऐसा नहीं कोई साबुन कि हम कपड़े में लगा रहे हैं, बहुत देर रगड़ रहे हैं तब मतलब कब बहुत देर में कपड़े साफ हो रहे हैं, मतलब जो उससे धूल गंदगी के कण हैं तो बहुत देर तक साबुन लगाने पर या घिसने पर दूर होते हैं ना। तो मतलब ऐसा बहुत देर तक साबुन लगाने पर यदि कपड़े साफ होते हैं तो बोलेंगे साबुन की जो स्वच्छीकारक क्रिया है वो क्या है, जटिल है, कठिन है, मतलब साबुन से कपड़े आसानी से साफ नहीं होते हैं। तो मतलब साबुन से कपड़े आसानी से साफ हो जाने चाहिए, तो मतलब इसकी स्वच्छता क्रिया आसान होनी चाहिए। इसके लिए मतलब क्या है, साबुन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो वो हम पढ़ रहे हैं अच्छी साबुन की विशेषताएं। और अगला अपना लास्ट क्या है, ये जल के साथ अधिक झाग देना चाहिए। तो साबुन में कोई साबुन जल के साथ आसानी से झाग देता है और कोई आसानी झाग नहीं देता है। आसानी से झाग देता है तो मेन चीज क्या, आसानी से भी झाग देना चाहिए और अधिक झाग भी देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा झाग देगा तो कपड़े भी उतने ही अधिक साफ होंगे। तो मतलब जल के साथ आसानी से और अधिक झाग देना चाहिए। तो ये थे अच्छे साबुन की विशेषताएं, इसकी 6 विशेषताएं बताई। तो ये थे साबुन की विशेषताएं या फिर एक अच्छे साबुन के गुण। इसके बाद अब हमारा है टाइप ऑफ साबुन, साबुन के प्रकार और साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। तो जो टाइप ऑफ साबुन है अर्थात
तो जो टाइप्स ऑफ सोप है अर्थात साबुन के प्रकार, हम आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट या फिर साबुन टॉपिक के लेक्चर 3 में बताएंगे। हम पहले लेक्चर 2 या सेकेंड पार्ट में ही साबुन के प्रकार बताना था। पहले हमें साबुन के प्रकार इसी पार्ट में बताने थे और साबुन का टॉपिक 3 पार्ट या 3 लेक्चर में कंप्लीट करना था। फर्स्ट पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ सॉप और सॉप की डेफिनेशन, सेकेंड पार्ट सॉप बनाने की मेथड और इसकी क्वालिटीज, और इसी में क्या बताना था, टाइप ऑफ साबुन, और थर्ड बताना था सॉप की स्वच्छीकरण क्रिया। लेकिन अब हम साबुन टॉपिक के अपने साबुन टॉपिक को 3 नहीं 4 पार्ट में या फिर 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जो टाइप ऑफ सॉप है वो इसमें नहीं, इसके अगले पार्ट नहीं अगले लेक्चर में आपको बताएंगे साबुन के कौन कौन प्रकार होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं और उनका थोड़ा यूज भी बताएंगे, है ना। और इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद अगली वीडियो में पार्ट 3 में इसके प्रकार और चौथे में बताएंगे साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।